नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिन्होंने पूरे विश्व इतिहास को समय समय पर प्रभावित किया है और कुछ इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज भी पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, 17वीं शताब्दी के आरंभ तक वह अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था और यूरोपीय देशों की अधीनता में यूरोपियंस का गुलाम था। अमेरिका पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन लोग लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आइसलैंड और ग्रीनलैंड के नॉर्स समुद्री लोग थे, लेकिन उनकी खोजों के बारे में यूरोप को अधिक जानकारी नहीं मिली। उसके पश्चात 15वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस पहला व्यक्ति था जो वेस्ट इंडीज की भूमि पर पहुंचा और पोप द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार इस नए संसार पर स्पेन को उपनिवेश बनाने के अधिकार प्राप्त हुए। अमेरिका का नामकरण एक इटालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा, जिसने बार बार अमेरिका महाद्वीप की कई यात्राएं की और लोगों को ये बताया कि यह नई दुनिया है, यह नया महाद्वीप है जो एशिया से बिल्कुल अलग है। 1519 में एक और अन्य स्पेनी खोजकर्ता टर्नेडो कार्नेज मेक्सिको पहुंचे और मेक्सिको पर स्पेन ने अधिकार कर लिया। 1565 में उन्होंने फ्लोरिडा पर अधिकार किया और सेंट अगस्टिन नामक एक बस्ती की स्थापना की, जो अमेरिका में यूरोपियन लोगों की पहली बस्ती थी। शीघ्र ही स्पेन ने संपूर्ण अमेरिका महाद्वीप पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उनके पश्चात ब्रिटेन और फ्रांस भी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ में सम्मिलित हो गए। यूरोपियन लोगों के आगमन से पहले अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास थी, जिनको इंडियंस कहा जाता था। ये भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले अलग अलग जातियों में बटे हुए कबीलाई संस्कृति के लोग थे, जिनका मुख्य कार्य खेती और आखेट द्वारा जीवन यापन करना था। उनका राजनीतिक संगठन सरल था। वे कबीलाई तौर तरीकों से रहते थे। जब यूरोपियन लोगों ने अमेरिका की भूमि पर कृषि करना शुरू किया, तब इंडियंस के लिए आखेट की भूमि कम होने लगी और इसी प्रश्न पर इंडियंस और यूरोपियन उपनिवेशवासियों के मध्य संघर्ष शुरू हुए। आने वाली शताब्दियों में श्वेत जाति ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे अमेरिका के मूल निवासियों इंडियंस की संख्या घटकर सिर्फ 20% रह गई। बहुत से लोग युद्धों में मारे गए और बहुत से लोग यूरोपियन लोगों द्वारा लाई गई संक्रामक बीमारियों और शराब की वजह से समाप्त हो गए। 17वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका में इंग्लैंड से भारी संख्या में अंग्रेजों का आगमन हुआ।
जेम्स टाउन नामक प्रथम अंग्रेजों की बस्ती वर्जीनिया में बसी। धीरे धीरे ब्रिटेन ने अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए, जिनमें अधिकांश लोग ब्रिटिश मूल के थे और शेष डच, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, स्कॉच, स्वीडिश और आयरिश मूल के थे। अमेरिकी क्रांति के आरंभ में इन उपनिवेशों ने अपने प्रांतों में स्वशासन राजनीतिक पद्धतियां विकसित की और एक ऐसा सामाजिक ढांचा खड़ा किया जिसमें वितृष्णा या भेदभाव नहीं था, और ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित की जिसमें व्यक्तिगत उद्यम को महत्वपूर्ण स्थान था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध या क्रांति के कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। जब भी कोई क्रांति घटित होती है तब उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है। इतिहासकार अपने अध्ययनों के द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक घटना या क्रांति का निर्णायक कारण क्या था। संभवतः हम कह सकते हैं कि अमेरिकन क्रांति का पहला कारण राजनीतिक वैमनस्य ही रहा होगा, जिसके अनुसार अंग्रेजों और उनके अमेरिकी उपनिवेश वासियों के मध्य राजनीतिक विचारों में मतभेद हुआ। दूसरा कारण हम आर्थिक संघर्ष भी मान सकते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य व्यापारिक और औद्योगिक हितों के संघर्ष खड़े हुए तब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का जन्म हुआ। यहाँ उल्लेखनीय रूप से कहा जा सकता है, इतिहास में घटी हुई क्रांतियों के किसी निश्चित सांचे से अमेरिका की क्रांति को नहीं देखा जा सकता है। इस क्रांति में मार्क्सवादी दृष्टि से एक वर्ग का दूसरे वर्ग से सामाजिक संघर्ष नहीं हुआ। यह क्रांति बिना किसी अधिनायक या उग्रवादी वर्ग के सत्ता अधिग्रहण द्वारा नहीं हुई, परंतु फिर भी इस क्रांति ने भी एक महत्वपूर्ण वैचारिक संदेश दिया। इस क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की भांति सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को तत्काल जन्म नहीं दिया, लेकिन स्वतंत्रता एवं मानवीय अधिकारों का उद्घोष किया। उसका महत्व अविस्मरणीय है और जिसका प्रभाव आने वाले कालों में दूर तक महसूस किया जाता रहा है। इस क्रांति के कारणों के बारे में सर्वप्रथम हम राजनीतिक मतभेद को ही रखेंगे और संभवतः यह सबसे महत्वपूर्ण कारक भी था। ब्रिटिश सरकार और अमेरिकन उपनिवेश वासियों के मध्य मतभेद का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश वासियों को उनके द्वारा इच्छित स्वशासन की मात्रा प्रदान करने से इनकार कर दिया। प्रतिनिधि शासन एवं ब्रिटिश शासन संसद की प्रभु सत्ता के संबंध में दोनों के विचारों में स्पष्ट रूप से अंतर था। एक तरफ ब्रिटिश सरकार का ये मानना था कि ब्रिटेन की संसद संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य पर समान प्रभुसत्ता रखने वाली संस्था है। यह ब्रिटेन के उपनिवेशों पर भी वैसा ही अधिकार रखती है जैसा कि ब्रिटेन के आंतरिक क्षेत्रों के संबंध में। वह अमेरिका में मैसाचुसेट्स के लिए भी उसी प्रकार कानून बना सकती है जैसे कि इंग्लैंड में बर्कशायर के लिए। इस दृष्टिकोण से उपनिवेशों की अपनी सरकारों का कोई प्रतिनिधित्वात्मक महत्व नहीं था। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यकारी मशीनें मात्र बनकर रह गई थी। दूसरी ओर
अमेरिकन उपनिवेशवासियों के नेताओं तथा यूरोप में प्रबोधन युग के अनेक चिंतकों का ये मानना था कि ब्रिटिश संसद की साम्राज्य प्रभुसत्ता का सिद्धांत सही नहीं है। इस सिद्धांत से प्रतिनिधि शासन या स्वशासन की भावना का उल्लंघन होता है। अमेरिकी उपनिवेशवासी मानते थे कि उनके कानूनी संबंध केवल ब्रिटिश सम्राट के साथ हैं। सम्राट ने समुद्र पार उपनिवेशों की स्थापना की सहमति दी थी और सम्राट ने ही उन्हें सरकारें प्रदान की है। राजा इंग्लैंड का भी राजा था और मैसाचुसेट्स का भी राजा है, किंतु इंग्लैंड की पार्लियामेंट को मैसाचुसेट्स के लिए कानून पास करने का अधिकार नहीं है, जैसे मैसाचुसेट्स की विधानसभा को इंग्लैंड के संबंध में कानून पास करने का अधिकार नहीं है। यदि राजा उपनिवेश से पैसा चाहता है तो अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकता है, परंतु पार्लियामेंट स्टाम्प एक्ट या दूसरे राजस्व संबंधी कानून पास कर उसे लेने का अधिकार नहीं रखती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, ब्रिटिश प्रजाजन पर, चाहे वह ब्रिटेन में हो या अमेरिका में, अपने ही प्रतिनिधि द्वारा और उसी की मार्फत कर लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये देखने में आता है कि अमेरिकन उपनिवेशवासी प्रारंभ में ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध विच्छेद के इच्छुक नहीं थे। ब्रिटिश अधिकारियों और अमेरिकी उपनिवेशवासियों में प्रतिनिधित्व को लेकर मतभेद था। उपनिवेशवादी उपनिवेशों की सरकार और उपनिवेशों की जनता के प्रतिनिधित्व को अधिक व्यापक और तर्कसंगत बनाना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। इस राजनीतिक विचारों के मतभेद और प्रभुत्व को लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष के पीछे हम देखते हैं तो मूल भावना उनकी मौलिक स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा करने तक दिखाई देती है, जो कि उनका एक नैसर्गिक अधिकार भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार अमेरिका के उपनिवेशवासी और ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष का दूसरा कारण हमें आर्थिक कारणों के रूप में भी दिखाई देता है। ब्रिटिश सरकार एवं अमेरिकी उपनिवेशवासियों के मध्य संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक प्रश्नों को लेकर था। ब्रिटेन अपने अमेरिकन उपनिवेशों को अपने वाणिज्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत मानता था। वाणिज्यवाद की अवधारणा के अनुसार ब्रिटेन का ये कहना था कि उसके अमेरिकी उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य मातृ देश अर्थात ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना है। ये उपनिवेश इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इनसे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सके तथा ब्रिटेन में तैयार किया गया माल वहां बेचा जा सके। साथ ही इन उपनिवेशों को ब्रिटेन की अतिरिक्त जनसंख्या के लिए निकास क्षेत्र या बसावट के रूप में भी देखा जा रहा था। अमेरिकी उपनिवेशवासियों को यह सब स्वीकार्य नहीं था। वे ब्रिटिश वाणिज्यवादी हितों की पूर्ति के निमित्त बनने को तैयार नहीं थे। इंग्लैंड की सरकार ने अपने वाणिज्यवादी हितों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी उपनिवेशों के लिए अनेक प्रकार के अधिनियम आरोपित या पारित किए। इन अधिनियमों से अमेरिका वासियों में घोर आर्थिक असंतोष उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे क्रमशः घनीभूत होकर अमेरिकन क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना। इन अधिनियमों को जब हम देखते हैं तो हमें मोटे तौर पर इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और सबसे पहला अधिनियम था नौ संचालन कानून, नेविगेशन एक्ट।
इससे ये तात्पर्य है, प्रारंभ से लेकर सप्तवर्षीय युद्ध तक ब्रिटिश संसद ने ब्रिटेन के वाणिज्यवादी हितों का संरक्षण नेविगेशन एक्ट के माध्यम से करने का प्रयास किया। समय समय पर पारित किए गए इन नेविगेशन कानून के 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश उपनिवेश अपना व्यापार ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से ही करें। वे अधिकांश सामान की खरीदारी अपने मातृ देश ब्रिटेन से ही करें और वे अपना अधिकांश विक्रय यानी माल की बिक्री भी मातृ देश को ही करें। इन सब गतिविधियों का स्पष्ट प्रयोजन औपनिवेशिक व्यापार के नियंत्रण के द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला नौ संचालन कानून वर्जीनिया राज्य की स्थापना के बाद पारित हुआ। 1620 में इंग्लैंड की सरकार ने यह आदेश जारी किया कि वर्जीनिया की तंबाकू का निर्यात केवल इंग्लैंड को किया जाएगा और उसका प्रेषण कार्य केवल अंग्रेजी जहाज़ों के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन यह नियम अधिक समय तक लागू नहीं हो सका। 1650 में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ की सरकार ने एक नौ संचालन कानून पारित किया, जिसके अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ विदेशी जहाज़ों द्वारा किए जाने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1660 में एक नया नेविगेशन एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार सारा औपनिवेशिक व्यापार ब्रिटिश या उपनिवेशीय जहाज़ों के माध्यम से ही किया जाएगा और अमेरिकन एवं वेस्ट इंडियन उपनिवेशों में होने वाली कुछ निश्चित वस्तुओं, जिनमें तंबाकू और चीनी शामिल थी, का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाएगा। इसी प्रकार 1663 में ही ब्रिटिश संसद ने एक और स्टेपल अधिनियम जोड़ा, जिसके अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशों पर इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों से की जाने वाली प्रत्यक्ष खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा नियंत्रण जो इंग्लैंड की संसद द्वारा लगाया गया वह था व्यापारिक और औद्योगिक नियंत्रण। ब्रिटिश संसद ने अनेक अधिनियमों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को ब्रिटेन के आर्थिक लाभ में वृद्धि के उद्देश्य से नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1696 में ब्रिटेन के उपनिवेशों के आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशंस नामक बोर्ड को यह कार्य सौंप दिया गया, जिसे अमेरिका संबंधी मामलों में बड़े विस्तृत अधिकार दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों से निर्यात की जाने वाली लगभग सभी वस्तुओं का निर्यात सिर्फ इंग्लैंड को ही किया जाना अनिवार्य कर दिया। मात्र इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में तंबाकू, चावल, लकड़ी, लोहा और चमड़ा जैसी वस्तुएं भी शामिल थी। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की औद्योगिक प्रगति को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1699 में वुलन एक्ट के द्वारा उपनिवेशों को ऊनी वस्तुओं के निर्यात की मनाही कर दी गई। इसी प्रकार 1732 में एक कानून द्वारा उपयुक्त प्रतिबंधों को अमेरिकी उपनिवेशों के टोप निर्माताओं पर भी लागू किया गया। 1750 में अमेरिकी उपनिवेशों में लौह वस्तुओं के उत्पादन को सीमित एवं नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार शुगर एक्ट 1733 में अमेरिकी उपनिवेश वासियों पर लागू किया गया, तो सबसे कटु अनुभव उपनिवेश वासियों के लिए सिद्ध हुआ। इसका उद्देश्य अमेरिकी उपनिवेशों और फ्रांस तथा स्पेन द्वारा अधिकृत वेस्ट इंडीज के मध्य होने वाले व्यापार की समाप्ति करना था।
इस अधिनियम द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों के लिए विदेशी क्षेत्रों से शीरे, चीनी और स्पिरिट के आयात पर भारी कर लगा दिए गए, जिसका उद्देश्य था कि उपनिवेशों के व्यापारी उक्त वस्तुओं की केवल ब्रिटिश व्यापारियों से ही खरीदें। उपनिवेशवासियों के लिए मात्र राहत की बात यह थी कि शीरा अधिनियम को सख्ती से लागू करने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन इस स्थिति का फायदा उपनिवेशों के व्यापारियों को कम, तस्करों को अधिक हुआ। इन सब नौसंचालन कानूनों और व्यापारिक और औद्योगिक नियंत्रण अधिनियमों के फलस्वरूप अमेरिकी उपनिवेशों को निर्यात से मिलने वाली आमदनी कम हो गई और आयात की वस्तुओं पर उनका खर्चा बढ़ गया। निर्यात हो या आयात, दोनों ही अवस्थाओं में अमेरिकी उपनिवेशवासी नुकसान की स्थिति में पहुंच गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में तैयार करवाए गए कानून और उसमें मातृ देश के हितों को सर्वोपरि मानकर उपनिवेशों की आर्थिक व्यवस्था नियंत्रित कर दी गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि 1764 से पूर्व इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों से पैसा प्रत्यक्ष कर के द्वारा इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया। उसे औपनिवेशिक व्यापार के नियंत्रण से पर्याप्त लाभ हो रहा था। आज हम इसमें यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम आर्थिक संघर्ष के अंतर्गत ग्रेनविले के आर्थिक उपाय, शुगर एक्ट 1764 और स्टाम्प एक्ट और अन्य एक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस अमेरिकन क्रांति के मुख्य कारण बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।